हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे हूबहू उसी प्रकार से क्वेश्चन 20 फरवरी 2023 को आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अब देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सातकोड़ी होता ने अपने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखा था। दोस्तों, बात ये था कि रचना का भाव मुख्य द्वार शीर्षक होता है। जो रचना का भाव का जो मेन द्वार होता है, मेन दरवाजा जो होता है, वो शीर्षक ही होता है। शीर्षक रचना की गुरुत्वता एवं व्यापकता को परिलक्षित करता है। शीर्षक का चयन मुख्यतः घटना, पात्र, घटना स्थल एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर रखा जाता है। देखिए, विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार सार्थकता उसकी लघुता एवं भाव व्यंजना पर निर्भर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तो छाया हुआ है, यानी इस कहानी में केवल लक्ष्मी नाम की जो लड़की है इसी के बारे में इस कहानी में बताई गई है। क्या होता है कि लक्ष्मी पति से दूर रहकर अपना भरण पोषण कर लेती है। लक्ष्मी अपने पति से दूर रहती है फिर भी अपना पालन पोषण कर लेती है। पति द्वारा भेजी गई राशि से उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता है, अतः वह तहसीलदार साहब के घर पे आकर बेटा बेटी का पालन पोषण करती है। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि लक्ष्मी किसके घर पर काम किया करती थी। तो याद रखिएगा, तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी और तहसीलदार साहब के घर पे जाकर उसके बेटा और बेटी का पालन पोषण करती थी। उससे जो उसको जो अनाज और जो रुपया मिलता था उससे अपना घर दार चलाती थी। गांव में बाढ़ आने का भय से लक्ष्मी एवं उसके गांव के लोगों का जैसा आत्मसम्मान खो जाता है। शायद लेखक का मन भी बैठ जाता है। उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक एवं काफ़ी ही ज़्यादा समीचीन है। अगला सवाल कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश पर पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अस्पताल में जो खाना पूर्ति जो होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं वो खाना पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की लगभग सभी जगह यही बात है। उनके हृदय में मानवता सहिष्णुता का भाव नहीं रहता है। यानी सरकारी जितने भी डॉक्टर होते हैं उनके दिल में इंसानियत की भावना बहुत कम देखने को मिलता है। गरीब तबके के लोगों पर उनका तो जरा भी ध्यान ही नहीं रहता है। हर कर्मचारी अपना काम दूसरों पर सौंप देते हैं। बेड खाली ना होने का बहाना बनाकर पपाती को सुबह से ही लाइन में खड़े रहने के लिए कह दिया जाता है। यही कारण था कि यहाँ पे अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती थी। अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपके 20 फरवरी के पूछे जाएंगे कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पपाती जो थी ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। अगला सवाल कहता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। यहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। ऑप्शन में रहेगा पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता। तो राइट आंसर यहाँ पे माँ होगा, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज माँ को मानते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना होगा, तो आप आसान तरीके से लिख दीजिएगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे, क्योंकि जब भी वे कभी नाच देखने जाती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि माँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। माँ कहती थी, नहीं बेटा, तुम अपने पिता की तस्वीर हो। बैठने, उठने, बोलने, नाचने और नृत्य करने का सारा गुण पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ का बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटों को हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे कि मछली लेकर कौन भागा। ऑप्शन में रहता है संतु, भग्गू, ऐसे करके
तो याद रखिएगा दोस्तों, मछली लेकर कौन भागा था? तो ये संतु भागा था। अब आइए जान लेते हैं क्यों भागा था। तो दोस्तों संतु मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि कुएं में डालकर उस मछली को जिंदा रखकर और मछली का पालन पोषण कर कर उसे जीवित करके ज़्यादा दिन तक बड़ा उसे कर सके। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा कि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। अगला सवाल कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। आप सभी को बता दें कि गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का जो सबसे जरूरी अंग होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना, सत्य से असत्य को पराजित कर देना यानी हरा देना, और परिचित होकर अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करने का बल अपने भीतर पैदा कर लेना, यही सबसे बड़ा शिक्षा होता है। क्या समझे कि यहाँ पे जो जितने भी प्रेम होते हैं, प्रेम की भावना से नफरत करने वालों को जीत लेना, सत्य से असत्य पर कब्जा कर लेना और अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेना, यही अपने भीतर जो जुनून है पैदा कर लेना महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया एवं जरूरी शिक्षा है। अब अगला सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके गोधूली का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और यह क्या है दोस्तों? तो ये निबंध है। यहाँ से पूछा गया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की क्या है, निबंध, कविता, कहानी, एकांकी क्या है? तो ये निबंध है। देखिए, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। ये बात सही भी है, मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है, कुम्हार का लड़का मिट्टी का काम जितना बढ़िया से कर लेगा ना, उतना और जात का लड़का नहीं कर सकता है। तो कार्य को कुशलता करने के लिए, कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए श्रम विभाजन जरूरी भी है। लेकिन श्रम विभाजन क्या होता है कि श्रम विभाजन से श्रमिक विभाजन हो जाता है और श्रमिक विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप होता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरागत पेशों से व्यक्तित्व दक्ष हो जाता है और वह अपना काम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। अब देखिए, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी मनुष्य के जो मुंह से जो वाणी जो शब्द निकलता है वो जहरीला कब बन जाता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो एक ही शब्द में आंसर दीजिएगा कि राम नाम के बिना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वाणी हृदय आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग कर देती है, तब वह विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्च ध्वनि कम, क्रोध, लोभ, मंद इत्यादि से परिपूर्ण होता है, वही ध्वनि विष के समान हो जाती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात कर रहा है तो उसके बोले गए ध्वनि में यदि काम है, क्रोध है, लोभ है, मंद है इत्यादि ये सब यदि आ रहा है तो समझ लीजिए कि वाणी विष के समान हो रही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि कवि गरीब की वस्तुओं को क्यों उल्लेख करता है। देखिए, गालिब अपना जीवन चक्र अजीबोगरीब की तरह यापन करता है, अभावों के बीच भी रहकर मिथ्या बड़प्पन और यहाँ पे धोने की चेष्टा करता है। पर्व त्योहार, अतिथि आगमन पर वे अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करता है। अभिक्षुतः किम न करोतिम पाप के आधार पर वह कम कृत्रिम करने की भी हिचकता है। किम न करोति पापम यानी क्यों आप पाप जो है वो कम करते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा जी। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों, बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, यानी बहादुर के पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ही घर को चलाती थी और स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती रहती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस को पीटे जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा और इतना पीटा कि वह तंग आकर घर से बाहर भाग गया। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि एक बार की बात है जब बहादुर अपनी माँ के भैंस को चराने के लिए कहीं पे जंगल ले गया था और वहाँ पे भैंस क्या किया कि बहादुर को परेशान कर रही थी। बहादुर इसी से गुस्सा में आकर भैंस को खूब पिटाई कर दिया और भैंस दौड़े दौड़े बहादुर की माँ के पास
चली आई। बहादुर के माँ को लगा कि बहादुर हो सके तो ये भैंस को मारा है। इसी से गुस्सा में आकर बहादुर के माँ बहादुर को बहुत मारती पीटती है और अंततः उन पर 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देती है और यह इल्ज़ाम वो सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण लेखक का घर एक ना एक दिन बहादुर छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? देखिए, लेखक काज में मनुष्य यह पूछना चाह रहा था कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आबोध बालिका यह प्रश्न मनुष्य जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा मानव आज पशुता की ओर बढ़ रहा है। यह हमारी पाश्विक वृत्ति का ही परिणाम है। यह मानव सभ्यता का संहारक रूप है, सृष्टि का एक विनाशक रूप है। यानी आज अपने आप को शक्तिशाली बनाने में जिस प्रकार से मानव बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं, बताया ये जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही बनाए हुए हथियार से अपने आप को मारने की स्थिति न आ जाए। अतः ये कहा जा सकता है कि इस पाठ्य पुस्तक में यही बताया गया है कि एक देश दूसरे देश से द्वेष रखने की वजह से बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं और अस्त्र शस्त्र के होड़ में लगा मानव आज पशुता की ओर बढ़ रहा है और यही एक ना एक दिन हमारे विनाश का कारक बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा की हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्या कि 20 फरवरी 2023 को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।